हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे वीडियोस लेके आया हूँ, है ना। आप यूँ समझिए, बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे। आपके एग्जाम में 15-20 दिन बचा है, आप 10 दिन के अंदर मैथ्स में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, उसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी चीज पहले से बता दूं, जो एकदम टॉपर है, जिनको 100 में 100 लाना है, ये वीडियो उनके लिए उतना यूजफुल नहीं है। पर ये वीडियो जिनको 80 to 90 स्कोर करना है, जिन्होंने साल भर बहुत कम पढ़ाई किया है और एंड लास्ट मोमेंट में पढ़ के बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बच्चों का क्लियर नहीं होता और लोग उसको ड्रॉप करके आ जाते हैं। देखिए, अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम समय में प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में देखिए, इस चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चैप्टर है, इसका ब्लूप्रिंट अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें टोटल 8 मार्क्स है। जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप है और एक क्वेश्चन केस स्टडी 4 मार्क का है। ये जो केस स्टडी है, ये इसमें 2 पार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट भी 2 मार्क का रहेगा, मतलब एक केस दिया रहेगा, उस केस पे बेस्ड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा। मतलब कुल मिला के ये जो केस स्टडी है, ये 4 मार्क का होगा। ठीक है, अब आप समझ ले मैं कैसे चलना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए कंटिन्यूअसली, तो आपको कैसे चलना है। सबसे पहले मेरा पहला जो वीडियो होगा वो रहेगा 3 मार्क के लिए। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा। पहला वीडियो 3 मार्क को कवर करूंगा मैं। फिर दूसरा वीडियो होगा जिसमें कि मैं ये 4 मार्क के क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 मार्क का ये जो वीडियो होगा, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपको सुन के भी थोड़ा सा अचरज लगेगा कि 4 मार्क का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, पर 3 मार्क के कंटेंट में आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपने 3 टॉपिक कवर किया तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन जो है 3 मार्क का ये 2 टॉपिक से ही आना चाहिए, जो मुझे लगता है। या तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएगा या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, अभी हम देखने वाले हैं उसको। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मुझे लगता है अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आ रहा है तो वो बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, उसी के हिसाब से मैं भी चलूंगा। आपको भी थोड़ा स्मार्ट होकर चलना है कि कम समय में बेहतर स्कोर कैसे करें। अगर टाइम शॉर्ट हो रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्क ले सकते हैं और आप सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं 3 मार्क लिए। क्यों? क्योंकि ये 4 मार्क तो एनीहाउ कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत छोटा है। 2 ही टॉपिक है, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे पढ़ते हैं। कंडीशनल कब लगेगा, आप यूं समझ लेना, जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो कंडीशन बन रही है। तो जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ए का होना बी पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। इसको कैसे पढ़ते हैं आपको उससे समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of event A when event B has already happened, मतलब इवेंट बी हो चुका है और आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, वो एक दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कंडीशन लग गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए ए बाई बी की जगह बी बाई ए लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर बी यहाँ पर नीचे है तो पी ऑफ बी को नीचे लिखना है, अगर यहाँ पर ए नीचे है तो यहाँ पर पी ऑफ ए लिखना। ठीक, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को अगर आपने बी मान लिया तो पी ऑफ बी बाई ए लिखेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको अगर ए मान लिया तो ए को ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं होता, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसी में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A बाय B इनटू P ऑफ B। सिमिलरली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा
तो ये एक अलग से थ्योरम क्यों है? आपको लग रहा है कि ये तो सर सिंपल मैथमेटिक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, पर एक्चुअली ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है, एक थ्योरम से आता है, इसलिए अपन सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा याद रख लेते हैं, तो उससे हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब बच्चों मैं कुछ एक क्वेश्चन लूंगा, 2-3 क्वेश्चन लूंगा बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर 1-2 क्वेश्चन लूंगा बेस्ड अपॉन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा लगना है और क्यों लगना है, ठीक है? ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है ना? पर आपको तो एग्जाम में पहचानना रहेगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन कैसे है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो आप यूं मान के चलिए, ये एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। ये मतलब अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बड़े जो 4 मार्क का केस स्टडी होगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा या बेस थ्योरम से होगा, आगे और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, पर पहले आप यहां पर समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्यों है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन बनाता हूं ना, मैं बात की चीजें पहले नहीं पढ़ता, सबसे पहले मैं क्या पढ़ता हूं कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाकी जो स्टेटमेंट है उसको बाद में फोकस करूंगा, मैं पहले ये देखूंगा प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो एक इवेंट ही होगा, ठीक है? तो मैं क्या पढ़ पा रहा हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो मुझे कुछ ही नहीं आता, तो मैं ये तो समझ रहा हूं कि मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, किस इवेंट की जो नंबर 4 है वो कम से कम एक बार आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन में ये पढ़ूंगा कि कहीं पर कंडीशन तो नहीं लगा है, अगर कहीं पर कंडीशन लगा है तो फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो ऐसा कोई इवेंट है जो इस प्रॉब्लम में पहले हो चुका है और उसके बाद किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आप ये तो समझ गए कि भैया ये एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, ठीक? और इसके अलावा आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कोई दूसरा इवेंट है जो कंप्लीट हो गया है? यस, there is one more event which is already completed। कौन सा इवेंट कंप्लीट हो रहा है? वो बोल रहा है कि जो सम आएगा, 2 डाइस पे जो नंबर आ रहा है उन नंबर का जो सम है वो 6 होना चाहिए। तो अब मैं क्या समझ पाया बच्चों, एक तो मैं पहले से जानता हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको मैं एक इवेंट ले लूंगा हमेशा, तो एक इवेंट ये है। और मैं देख रहा था कि क्या कोई दूसरा इवेंट हो चुका है, कोई कंडीशन लगी हुई है। यस, एक दूसरा इवेंट क्या हो चुका है कि जो 2 नंबर का सम होगा, डाइस पे जो 2 नंबर आएंगे उन नंबर का सम 6 होना चाहिए। मतलब यहां पर कंडीशन लग गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये प्रोबेबिलिटी इस इवेंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो नंबर है वो कम से कम 4 एक डाइस पे आना चाहिए, एक डाइस पे कम से कम 4 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और साथ ही साथ इवेंट जो कंप्लीट हो चुका है वो क्या है कि दोनों डाइस का नंबर का सम जो है 6 होना चाहिए, ठीक है? तो यहां से पहला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लीजिए मैंने उसको ए ले लिया। ए क्या है? द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ठीक। और जो कंडीशन लगी हुई है, मतलब जो इवेंट हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है, मतलब वो बोल रहा है कि आपको 4 आना ही चाहिए, पर सम क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो दूसरा एक इवेंट जो उससे जुड़ा हुआ है, जिसकी कंडीशन क्वेश्चन में लग गई है, वो कंडीशन क्या लगा हुआ है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो सम ऑफ द नंबर इज 6, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम 6 होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इन दोनों, अब चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो मैं जानता हूं, मैं सीधे सीधे क्या लगाऊंगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B होता है। तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? देखिए, B नीचे है तो B नीचे है, P ऑफ B नीचे, ठीक है? मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A और B निकाल लेते हैं, है ना? फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले आप ये देखिए टोटल आउटकम क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक? टोटल आउटकम, जिसको अपन सैंपल स्कोर बोलते हैं, टोटल आउटकम क्या होगा? 2 डाइस को फेंक रहे हैं, ठीक?
दो डाइस को फेंकना या एक डाइस को दो बार फेंकना, ये दोनों इवेंट जो है आइडेंटिकल रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये इवेंट अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो दो डाइस को फेंक रहा है, क्या क्या हो सकता है, पहले पे 1 गिर सकता है, दूसरे पे 1, या पहले पे 1 दूसरे पे 2, ऐसे करके आप समझ गए होंगे, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, ऐसे करके आप अगर देखेंगे ये 6 हो गए, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1, ऐसे करके फिर लास्ट में 6 1 6 2, ऐसे करके लास्ट वाला आएगा 6 6। तो ये होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, n मतलब नंबर, ठीक है। सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 × 6, अगर आप यहाँ काउंट भी करेंगे तो 36 आता है ना, आपको पता है ना, एक से ज्यादा ट्रायल होते हैं तो उनके आउटकम का, टोटल आउटकम का हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो n ऑफ s 36 है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, p ऑफ a चाहिए, p ऑफ b चाहिए। आपको लग रहा है p ऑफ a की जरूरत नहीं है, p ऑफ a की तो जरूरत नहीं है, पर आपको a की जरूरत है, n ऑफ a की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप a इंटरसेक्शन b निकालने जाएंगे तो a का आउटकम आपको पता होना चाहिए। तो a का आउटकम देखते हैं, a क्या बोलता है कि कम से कम 4 जो है एक बार आना चाहिए, मतलब मैं 2 डाइस फेंका तो किसी ना किसी एक डाइस पे 4 होना चाहिए, कम से कम एक डाइस पे 4 होना चाहिए। कम से कम बोला मतलब किसी एक डाइस पे 4, या उससे ज्यादा मतलब दोनों डाइस पे 4, मतलब कम से कम एक डाइस पे 4 आना चाहिए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक डाइस फेंका, उस पे 2 आया, फिर दूसरा डाइस फेंका, उस पे 3 आया, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि एक में भी 4 नहीं आया है, कम से कम एक पे 4 आना चाहिए। तो ए का फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, मान लो पहले डाइस पे 4 आया, दूसरे पे 1 आया, आ गया एक 4, कम से कम एक 4 आना चाहिए, है ना। फिर पहले पे 4 दूसरे पे 2, ऐसे करके पहले पे 4 और दूसरे पे 6, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तब भी चलेगा, या पहले पे 2 दूसरे पे 4 3 4। तो यहाँ पर एक चीज आप देखना, यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट रहना आपको, यहाँ पर एक आउटकम 4,4 आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी एक आउटकम 4,4 आएगा, है ना। फिर आएगा 2 4 3 4 4 4 5 4, फिर लास्ट वाला क्या आएगा 6 4, ठीक। तो जब आप गिनने जाएंगे तो गलती क्या हो जाएगी, इधर 6 है ना, ये डैश 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 है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये सब डैश डैश है बीच में, ठीक। जब आप गिनने जाओगे तो यहाँ 6 और यहाँ 6, आपको लगेगा 12 आउटकम है, पर एक्चुअली ये 4 दो बार रिपीट हुआ। आपको पता है सेट में कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो उसको एक ही बार काउंट करते, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो इधर 6 और ये 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन ऑफ ए में कितने हैं, 11, ठीक। अब बी को देख लेते हैं फटाक से। बी का फेवरेबल आउटकम क्या है, सम 6 होना चाहिए, 2 डाइस फेंका, दोनों पे नंबर 6 होना चाहिए। तो एक पे 2 एक पे 3 आने से 6 नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है 6, एक पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, एक पे 2 आया तो दूसरे पे क्या है 4 आया, एक पे 3 आया तो दूसरे पे भी 3 आया, 6 आना चाहिए ना, सब दोनों को जोड़ लेते हैं। फिर 4 2, ठीक, फिर 5 आया तो 1 आना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, सारे पॉसिबिलिटीज को हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये वाला 4 2 और ये 5 1 है, 3 3, ठीक है। देखिए 1 5 2 4 3 3, और क्या आ जाएगा, फिर अगर 4 लूंगा तो 4 2 और अगला 5, ठीक, सम 6 होगा। अब देखिए सबसे पहले P ऑफ B निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन में यहां कर रहा हूं, है ना। तो मैं P ऑफ B निकाल लेता हूं। P ऑफ B क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5 बाय टोटल आउटकम एन ऑफ एस कैलकुलेट कर दिया था हमने 36। फिर क्या चाहिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है A और B दोनों जब साथ साथ होते हैं, तो A और B दोनों जब साथ साथ होते हैं, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन लेना है। तो आपको अब देखना पड़ेगा A और B में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो एक चीज तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर A में जितने भी एलिमेंट है उसमें कहीं ना कहीं 4 होना कंपलसरी है। तो फिर B में कॉमन एलिमेंट ढूंढने जाओगे तो ये कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास 4 नहीं है, ठीक। 2 4 ये कॉमन एलिमेंट हो सकता है, और ये 4 2 ये कॉमन एलिमेंट हो सकता है। तो ये जो दो एलिमेंट है वो A के पास भी है, B के पास भी है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, 36।
अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो P ऑफ A बाई B हो जाएगा 5/36 डिवाइडेड बाय 2/36। उल्टा लिख लिया मैंने, सॉरी, 2/36 P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B 5/36। ये कैंसिल हुआ और आपका जो आंसर आ गया 2/5। एक सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख जा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो आपका काम और आसान कर दिया अगर ये लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए नहीं लिखा, कंडीशनल लिख के, कंडीशनल ना लिख के सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखा, तो भी मैं कैसे समझूंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक इवेंट होगा। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स। मैंने इतना ही पढ़ा, देखिए मैं क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ रहा हूं। तो मैं एक इवेंट ए ले लेता हूं। इवेंट ए क्या है, बोथ आर गर्ल्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स। अब मैं ये देखूंगा कि कहीं पर कंडीशन लगा है क्या, कोई दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है क्या, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन आप वापस पढ़ना चालू करिए, क्या बोलता है कि ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब एक फैमिली में बच्चे हो रहे हैं। इक्वली लाइकली का मतलब हुआ कि वो लड़का हो या वो लड़की हो, दोनों के चांसेस क्या है, इक्वल है, मतलब एक फेयर इवेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग नॉर्मली इक्वली लाइकली इवेंट का ही निकालते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे आप, क्या बोल रहा है, दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली। यहां तक हमारे काम का नहीं है, ठीक है, यहां तक हमारे काम का नहीं, यहां से हमारे काम का है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, दोनों लड़कियां होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट का मतलब कंडीशन लग गया। क्या क्या कंडीशन लगा, पहला कंडीशन ये है पहले पार्ट में कि यंगेस्ट वन शुड बी अ गर्ल। तो आप समझ गए, कंडीशन लग गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो कंडीशन लगा है मतलब दूसरा इवेंट जो हो चुका है उसको हम लोग एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी समझे थे अपन, तो हमने इसको क्या ले लिया, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है, हो गया। अब फिर आप ये एक और कंडीशन है, ये अगले पार्ट में आएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहीं तक खत्म है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको ए ले लिया और ये कंडीशन लग गया उसको बी ले लिया। तो मुझे P ऑफ A बाई B निकालना है। तो P ऑफ A बाई B फिर से मैं जानता हूं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इजीली मैंने पिक कर लिया। तो ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ठीक है। तो अब मुझे सारे वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशंस वाले पार्ट को करता हूँ। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस। देखिए एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे, ठीक, 2 बच्चे होंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए पहला लड़का हो दूसरा भी लड़का हो। तो ये पहला लड़का हुआ, ये दूसरा लड़का हुआ, इन दोनों में यंगेस्ट कौन सा होगा, यंगेस्ट माने छोटा, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, है ना, ठीक, जो बाद में होगा वो छोटा होगा। तो 2 बच्चे हो रहे एक फैमिली में, क्या क्या हो सकते हो, तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, पहला भी लड़का हो जाए फैमिली में, दूसरा भी लड़का हो जाए, या फिर पहले लड़का हो जाए और जो दूसरा बच्चा है वो लड़की हो जाए, या फिर और क्या हो सकता है, पहली बच्ची लड़की हो जाए और दूसरा बच्चा लड़का हो जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर गर्ल यंगेस्ट है, यहां पर यंगेस्ट कौन है, बॉय, जो बाद में हो रहा है वो यंगेस्ट होगा, छोटा होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी और है, पहले भी लड़की हो जाए फैमिली में और दूसरी भी लड़की हो जाए। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम है ना। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको अब ये 2 इवेंट की आउटकम निकालनी है, तो इवेंट ए का आउटकम निकाल लेते हैं। क्या होगा, इवेंट ए बोलता बोथ आर गर्ल्स, तो दोनों के दोनों लड़कियां होनी चाहिए। तो ये तो इसी के अंदर से मिलेगा ना, ये तो टोटल आउटकम है। तो जो भी फेवरेबल आउटकम है टोटल के अंदर से आता है, बाहर से कहीं से आएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के अंदर ढूंढिए, दोनों के दोनों लड़कियां होनी चाहिए। ऐसा मुझे सिर्फ एक ही आउटकम मिलता है जहां पर दोनों के दोनों लड़कियां हैं। तो यहां से मुझे n ऑफ a की वैल्यू मिल गई 1, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही है ना, जी एक, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो उसमें। फिर b की बात करते हैं, b का फेवरेबल आउटकम क्या बोलता है, b क्या बोलता है,
द यंगेस्ट वन इज अ गर्ल, बाद में जो हो रही है वो लड़की होनी चाहिए। तो वो आएगा कहां से? सारे आउटकम फेवरेबल आउटकम से, आप तो इसके अंदर से याद है बच्चों, है ना। तो यहां से आप देखिए यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए, यंगेस्ट मतलब जो बाद में हो रही है। ये तो बॉय है, ये नहीं होगा, यहाँ पर यंगेस्ट गर्ल है, सही है, पहले लड़का हुआ फिर लड़की हुई, तो यंगेस्ट गर्ल है तो इसका फेवरेबल बी जी। फिर यहाँ पर गर्ल पहले हुई है उसके बाद बॉय हुआ, तो यंगेस्ट तो बॉय हो गया, ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए यंगेस्ट गर्ल है तो यहाँ पर एक आएगा जी जी। तो यहां से देखिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है बी का वो आया 2 आ गया। और क्या चाहिए आपको? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी माने दोनों में कॉमन, ठीक, ए और बी में दोनों में कॉमन ढूंढना है। ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर जी जी है, यहाँ पर भी जी जी है, तो ये दोनों कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जी जी, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पुट अप कर रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं हो गया। तो ये हो जाएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने थे? 4, राइट, 1/4 डिवाइडेड बाय P ऑफ बी। बी के फेवरेबल आउटकम कितने हैं बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना था? 4 n ऑफ s। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2 फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब आप सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट में देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी, उसी चीज सेम चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी दोनों पार्ट में। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो मेरा इवेंट ए है, तो अभी भी मेरा इवेंट ए वही है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक। तो इवेंट ए क्या हो गया? बोथ आर गर्ल्स। अब इवेंट बी क्या होगा? तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो सेकेंड पार्ट में कंडीशन क्या लगा? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो इवेंट बी क्या होगा? एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है। अब फटाफट देखिए, अब ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सैंपल स्पेस निकाल चुके हैं, सेम एक्सपेरिमेंट है ना, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट या सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, तो सैंपल स्पेस हमारे पास है, ठीक है। अब यहां पर ए सेम ही था, ठीक। ए का फेवरेबल आउटकम क्या है? गर्ल्स एंड गर्ल्स दोनों लड़कियां होनी चाहिए, जी जी, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए का कितना है? 1 है। बी का इस बार चेंज होगा, इस बार बी दूसरा इवेंट लिया है हमने, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो ये इवेंट फेवरेबल आउटकम इस इवेंट का किसके अंदर से आएगा? इसी सैंपल स्पेस के अंदर से। तो इसमें आपको ढूंढना है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की माने एक लड़की या एक से ज्यादा लड़की, चल दोनों कैसे चलेंगे? एक भी चलेगा, एक से ज्यादा। यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है तो ये फेवरेबल आउटकम नहीं है, यहाँ पर एक लड़की है तो ये फेवरेबल आउटकम है बी जी, यहाँ पर भी एक लड़की है तो यहाँ पर भी फेवरेबल आउटकम है जी बी, यहाँ पर एक से ज्यादा है, चल जाएगा 2 लड़कियां, क्योंकि एक या एक से ज्यादा बोल रहा है, ये भी चल जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बी के हो गए 3। हो गए बच्चों, बस खत्म। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको देखना है, ए इंटरसेक्शन बी चेंज हो जाएगा इस बार क्योंकि बी चेंज हुआ ना, बी दूसरा वेक्टर, ठीक है। ए और बी में कॉमन, तो फिर से देखिए ए और बी में एक ही एलिमेंट कॉमन है, जी जी, इसमें भी जी जी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट आ रहा है, बोथ द गर्ल्स, राइट। तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1। बस खत्म, फॉर्मूले में डाल देते हैं। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, सीधे वैल्यू डाल दूंगा, p ऑफ a बाय b क्या होता है? p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय n ऑफ s टोटल आउटकम, वो तो सब में सेम रहेगा, 4। फिर अपॉन में ये हो गया p ऑफ a इंटरसेक्शन b, अपॉन में p ऑफ b। तो b के फेवरेबल आउटकम कितने हैं बच्चों? 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3, ठीक है।